टाटा सियरा ने ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी हाइप मचा रखी है और उसकी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से वो हाइप क्रिएट हुई है, और उसमें से एक चीज़ है इसका टर्बो जीडीआई पेट्रोल इंजन। 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो जीडीआई पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 158 पीएस की पावर और 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और उस वजह से ये काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। प्लस इस सेगमेंट की ये जो है डायमेंशन वाइज भी सबसे बड़ी गाड़ी है। अगर हम इस सेगमेंट में बात करें तो इसमें कंपटीशन में आपको हुंडई की क्रेटा, सेल्टोस, टाइगुन, उन इनफैक्ट की मारुति की अगर हम बात करें ग्रैंड विटारा और हाई राइडर जैसी गाड़ियाँ जो है वो कंपटीशन में रहती है। लेकिन इस एक गाड़ी में आपको वो सारे फीचर्स मिलते हैं जो इसकी कंपटीशन में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते हैं, और अगर आपको फीचर्स मिल भी रहे हैं तो उसके लिए आपको अच्छी खासी कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। 4.3 मीटर की लेंथ है, 2.7 मीटर जो है इसकी व्हील बेस है जो आपकी अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। सेकेंड रो में हमने स्पेस भी दिखाया था, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। बेस वेरिएंट से ही बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। उसका एक कंप्लीट वॉक अराउंड हम अलग वीडियो में कर चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं, और स्पेसिफिकली हमने उसमें बात की है कि बेस वेरिएंट से क्या क्या फीचर्स मिलते हैं प्लस टॉप वेरिएंट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अलग से मिलती है। तो वो वॉक अराउंड वीडियो अगर आपने देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक वीडियो और हमने की है जिसमें हमने सिर्फ बात की है डीजल इंजन, जो 1.5 लीटर डीजल इंजन है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसका ड्राइव रिव्यू किया है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन की बात करने वाले हैं। पेट्रोल इंजन का हम ड्राइव रिव्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को, एक ठीक ठाक आइडिया निकाल करके दे देंगे कि सिटी ट्रैफिक और हाईवे में अगर आप चलाते हैं 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तो उसमें क्या रेंज निकल करके आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ माइलेज से ज़्यादा कि परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि इस इंजन की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है डिपेंड करेंगी। टाटा सियरा एज अ प्रोडक्ट जो है उसका सक्सेसफुल होने के पीछे इसके टर्बो जीडीआई इंजन का भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं इस इंजन की ड्राइव पे। चलिए वापस हम चंडीगढ़ की सड़कों पे लेके निकल गए हैं, और इस बार हमारे पास है टर्बो जीडीआई पेट्रोल इंजन। आपको परफॉर्मेंस और माइलेज कोशिश करेंगे एक ऑलमोस्ट एक आइडिया देने की, एक ठीक ठाक आइडिया आपको इस वीडियो से लग जाएगा। मोर ओवर जो इसकी टेक्निकल चीज़ें हैं उस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। इसका मैं ओडोमीटर पे जो रीडिंग है उसको भी ज़ीरो कर देता हूँ ताकि एग्जैक्ट आपके साथ माइलेज हम शेयर कर सकें। ये देखिए मैंने ट्रिप को जो है रीसेट कर दिया है, ट्रिप ए को, और रीसेट हो गया, ठीक है। 1038 जो है इसके ओडोमीटर पे इस टाइम दिखा रहा है। एक चीज़ जो मुझे लगी कि जो मैंने डीजल इंजन में फेस की थी, और अभी बहुत अर्ली है उस बारे में बात करना, लेकिन क्योंकि मेरे को एकदम इमीडिएट उस चीज़ पर ध्यान गया है इसलिए मैं बात करना चाहूँगा। डीजल इंजन में जब हम अपना ट्रांसमिशन डी पे डाल के जब गाड़ी उठाते हैं तो आपका 1-2 सेकंड के लैग के बाद फिर गाड़ी जो है वो उठती है, थोड़ा सा साउंड क्रिएट करती है। मुझे वैसी साउंड नहीं आई है, और कुल मिला के इंजन रिफाइनमेंट पे जो मैंने अपने फेलो कलीग से भी बात की है वो भी बता रहे हैं कि इंजन की अच्छी खासी रिफाइनमेंट है। हालांकि हम अपना खुद का जो है एक ओपिनियन बनाएंगे इसमें जब हम इसको चलाएंगे। तो अभी देखिए जैसे मैं इस गाड़ी को उठा रहा हूँ ना, कंपैरेटिवली टू डीजल इंजन बेटर है, बहुत अच्छा रिफाइंड है। और सिटी ट्रैफिक के लिए स्पेसिफिकली अगर आपको एक साइलेंट इंजन चाहिए तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चॉइस बन सकता है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब आप गाड़ी को एकदम से उठाते हैं और एक साउंड क्रिएट करता है ना, तो वो एक अजीब सी आपको ना वो इरिटेशन देता है कि यार पता नहीं इंजन को कितना ही जोर लगाना पड़ रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे अभी हमने डीजल इंजन चलाया तो उसमें वो शुरुआती थोड़ा सा जोर लगाता है, लेकिन बहुत जल्दी वो वापस अपने आरपीएम्स को कंट्रोल भी कर लेता है, और विद इन द सर्टेन जो है लिमिट में ही वो गाड़ी को मतलब आरपीएम्स को रखता है, इरिस्पेक्टिव आपको आप उसको 50-60 पे चला रहे हैं, 80 पे चला रहे हैं या 100 पे चला रहे हैं। इस टाइम तकरीबन 3:40 हो रहे हैं, और ठीक ठाक ट्रैफिक जो है चंडीगढ़ की रोड्स पे आपको देखने को मिलेगा। दिन है आज 6 दिसंबर का, और क्योंकि सर्दियों में दिन जल्दी ढल जाता है तो तकरीबन 5 बजे के आसपास हम यहाँ पे देखेंगे कि पूरा अंधेरा 5-5:15 तक हो जाएगा। इसलिए अब हल्का सा जो है डार्कनेस दिन में सूरज ढलने को की तरफ बढ़ रहा है। इसको मैं कोशिश करूँगा सॉफ्ट पेडल ही चलाने की, क्योंकि हम इसका जो रेशो रखेंगे वो तकरीबन 70-30 या 80-20 रखेंगे। 70% सिटी में और 30% हाईवे में, या 80% सिटी में 20% हाईवे में। तो इस तरह से हम रखेंगे, सॉफ्ट पेडल रखेंगे ताकि हम इसकी एक्चुअली एक माइलेज निकाल कर देख सकें, जितना भी हम किलोमीटर चलाते हैं उसमें कितनी माइलेज निकल के आती है। क्योंकि 1.2 लीटर जो इनका रेवोट्रॉन इंजन मैं यूज़ करता हूँ उसकी माइलेज अगर हम पेट्रोल में देखें तो बहुत सिटी के अंदर कोई ख़ास उतनी अच्छी नहीं रहती है, कभी कभी तो सिंगल फिगर भी पहुंच जाती है। जनरली वैसे 10 से 12 के बीच में रहती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अगर हम उसमें बात करें कि हाईवे पे जैसे लेके निकलते हैं तो मैंने उसमें 20-21 की भी माइलेज जो है वो निकाली हुई है। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो टॉर्क कन्वर्टर काम कर रहा है वो काफ़ी
रीजनेबली वेल ट्यून्ड है, वेल रिफाइंड है विद दी पेट्रोल इंजन एज़ कम्पेयर टू डीजल इंजन। अब मैंने दोनों इंजन चला लिए हैं, दूसरा इंजन में अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो मैं बेटर बता सकता हूँ कि पेट्रोल इंजन के साथ उसकी ट्यूनिंग को ज़्यादा बेटर तरीके से रिफाइन किया गया है। गियर शिफ्टिंग आपको बिल्कुल फील नहीं होती है, अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग दोनों जो है बहुत ही जिसे कहते हैं एकदम मक्खन की तरह है, कोई जर्क फील नहीं होता है, या फिर आपको पैडल पे भी फील नहीं आता है कि गियर शिफ्ट हुआ है। अभी D3 है, जैसे मैं थोड़ी सी भी इंक्रीज़ करूँगा D4 पे 50 की स्पीड पे इसने D4 पे रखा हुआ है। अब ये चीज़ मैं जनरली अपने वीडियोस में बात करता हूँ और मैंने डीजल में भी बात की थी कि अगर मैनुअल, यही गाड़ी में मैनुअल चला रहा हूँ तो मैं 50 से 60 की स्पीड के बीच में टॉप गियर पे जनरली अपनी गाड़ी को शिफ्ट कर लेता हूँ, यानी कि छठा गियर अगर मेरे पास है तो मेरे 50 से 55 या 60 की मैक्सिमम स्पीड के अंदर मैं 6 गियर पे पहुँच जाता हूँ, जिसमें आरपीएम जो है वो वेल कंट्रोल्ड अंडर 1500 1800 से नीचे नीचे रहते हैं, 1700 के आसपास। यहाँ पर अभी सिटी ट्रैफिक में आरपीएम वाला जो गेम है वो नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं, बिकॉज सडनली बार बार ब्रेक्स लग रहे हैं। 50 की स्पीड पे जहाँ पर अभी ये गाड़ी गई थी तो वहाँ पर D4 तक ही लेकर के गया था, और यही फ़र्क है आपके मैनुअल और ऑटोमेटिक में। बट अच्छी चीज़ ये है कि D4 और 50 की स्पीड पे भी उसके आरपीएम्स जो थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, इंजन साउंड कोई ज़्यादा मुझे यहाँ पर सुनाई नहीं पड़ी है। बाकी आगे देखते हैं, अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट ही किया है। परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। हल्का सा रेव जब मैं करता हूँ अपना फुट, जब अपना एक्सीलेटर पैडल पे जब प्रेस करता हूँ तो अच्छी चीज़ ये है कि इंजन रोर करता है लेकिन बहुत ज़्यादा साउंड नहीं करता है। अब ये एक अच्छे इंजन की पहचान है, और मोस्ट प्रोबेबली जो आपका जो 4 सिलेंडर इंजन रहता है और टर्बो 4 सिलेंडर इंजन जो रहते हैं उसमें ऐसा होता है कि रेव्स आपको अच्छे मिलते हैं लेकिन साउंड बहुत ज़्यादा वो क्रिएट नहीं करता है, शोर नहीं मचाता है। शोर जनरली आपका 3 सिलेंडर इंजन ज़्यादा मचाता है, जो पहले नेक्सॉन वगैरह में हमने इंजन देखे हैं। इनफैक्ट जो कर्व में भी आपको हाइपेरियन इंजन मिलता है वो 3 सिलेंडर इंजन ही आता है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर 4 सिलेंडर इंजन टाटा ने जो है लॉन्च किया है। उम्मीदें काफ़ी हैं इस इंजन से। अगर मैं यही होप करूँगा कि अगर ये परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज भी ठीक ठाक निकाल के दे तो फिर एक अच्छा इम्पैक्ट ये लोगों पे छोड़ सकता है, बिकॉज लोग जो है वो टाटा की गाड़ी लेना चाहते हैं, लेकिन एक या दो रीज़न्स ऐसे हैं जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं। पहला रीज़न तो माइलेज, और दूसरा रीज़न आफ्टर सेल सर्विस। हम हमेशा बोलते हैं कि आप आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज कार्स A1 है। आप बिल्ड क्वालिटी देख लीजिए, फीचर्स देख लीजिए, एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट जो है टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, फीचर्स आप लेकर के आ रहे हैं। मार्केट में अगर आप किसी भी ब्रांड की किसी भी कार से compete करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी गाड़ी जो है वो पीछे रह गई है इन टर्म्स ऑफ फीचर और स्पेसिफिकेशंस और बिल्ड क्वालिटी। लेकिन आफ्टर सेल सर्विस एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारा फीडबैक रेगुलर जाता रहता है। ब्रांड हमेशा ये बात करते हैं कि वो अपने सर्विस सेंटर्स में और इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं, और ज़्यादा ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं वर्कर्स को, लेबर्स को, और स्पेसिफिकली जब ईवी की बात करें तो ईवी स्पेसिफिक सर्विस सेंटर्स उन्होंने खोले हैं, टाटा ने कोशिशें की हैं, बट अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। अभी बात करते करते मेरे दिमाग में एक पॉइंट और आया कि जब लॉन्च में एक चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो एम्फेसाइज करके बताया गया था, वो था कि फ्यूचर रेडी इंजन है। फ्यूचर रेडी इंजन इन टर्म्स ऑफ द एथेनॉल मिक्सिंग की अगर हम बात करें तो एथेनॉल मिक्सिंग अभी करंटली जो है वो 20% है, बट यहाँ पर टाटा ने इससे ऊपर जाकर के एक और चीज़ जो काफ़ी एम्फेसाइज करके बोली थी कि फ्यूचर रेडी इंजन है, यानी कि को भी पता है कि आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है वो E20 के बाद E25, E27 या E32 जो है वो लेकर के आ सकती है। तो ये वाले जो पर्टिकुलर इंजन हैं ये E27 के लिए तो है ही है, प्लस हो सकता है कि आगे E20 के लिए तो है ही है, प्लस हो सकता है कि आगे E27 के लिए भी कंपैटिबल हो। और फ्यूचर रेडी, और ये टर्म जो स्पेसिफिकली यूज़ की गई थी कि फ्यूचर रेडी इंजन फॉर द इथेनॉल मिक्सिंग जो रहेगी आगे आने वाले टाइम में, अगर बढ़कर भी होती है तो इसका मतलब साफ है कि आगे अगर और E27 E32 आता है तो उसके लिए भी इंजन काम करेंगे। माइलेज डेफिनेटली उसकी मिक्सिंग से गिरती है, चाहे आप उसके कंपैटिबल इंजन बना भी दें फिर भी वो माइलेज में 10 से 15% का डाउनफॉल लेकर के आते हैं। अब ओडोमीटर में जो हमें चीज़ें सामने दिख रही हैं, अभी हम तकरीबन सिर्फ 10 किलोमीटर की गाड़ी को चलाया है, और 10 किलोमीटर में तो माइलेज का क्या ही निकलेगा जब आप इतने कंजस्टेड एरिया में चला रहे हो और इतने ट्रैफिक वाले एरिया में चला रहे हो। तो अभी तो माइलेज की बात नहीं करेंगे। इसकी जो डाउन शिफ्टिंग है, अप शिफ्टिंग है इसके गियर्स की, वो काफ़ी स्मूथ है, इनफैक्ट बेटर देन दी डीजल है। और मैं ये बात अगेन हो सकता है मैं शायद सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, बट कि इसमें आपको ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग जो है आपके गियर बॉक्स के साथ आपके इंजन की गई है।
थोड़ी सी गुंजाइश डीजल इंजन में मुझे लगा कि है, और वो आपको आगे आने वाले टाइम में दिखेगा कि उस पर काम किया और वो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगी। बट अभी इस इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दिया भी गया और उसमें दिख रहा है कि काम हुआ है, ट्यूनिंग अच्छी है। सस्पेंशंस की बात करूं तो FDD सस्पेंशन टॉप वेरिएंट है। FDD सस्पेंशंस आपको इसमें मिलते हैं। FDD सस्पेंशंस बेसिकली फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट जो सस्पेंशंस रहते हैं, डंपर्स रहते हैं, उसमें काम वो इस तरह से करते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते पे निकलते हैं, जहाँ पे रोड ख़राब है या गड्ढे हैं या ऑफ रोडिंग हो रही है कार के साथ, तो वहाँ पर वो अपने आप को ट्यून कर लेते हैं ऑटोमेटिकली स्मूदर साइड पे, जहाँ पर आपको जो है कैबिन के अंदर उतना ज़्यादा फील नहीं होते हैं। लेकिन यही अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं, आप 100-120 की स्पीड पे कंटिन्यूसली जा रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसका कोई ऐसा नहीं है कि उस मोड पे जाना है या कोई बटन दबाना है, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो सस्पेंशन है वो अपने आप को ट्यून कर लेंगे। वो स्टिफर साइड चले जाएंगे, थोड़ी स्टिफ हो जाएंगे, और आपकी राइड जो हाईवे पे है वो और ज़्यादा आपको बेटर लगेगी, ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे, बिकॉज आपके सस्पेंशंस हार्ड हो जाते हैं। क्योंकि जब हम प्रीमियम कार्स की बात करें, जहाँ पे भी FDD सस्पेंशंस दिए जाते हैं, वहाँ पर वो इसी तरह से काम करते हैं। और ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जिसे इस सेगमेंट की गाड़ी में लेकर के आना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो उतना आसान नहीं होता है कि इस सेगमेंट में, इस प्राइस रेंज में आप। अब इस टाइम हम हैं हाईवे पे, और सिटी से निकल के अब हम हाईवे पे आ गए हैं। जैसे कि हमने कहा था कि हम मिक्स चलाने वाले हैं। अब यहाँ थोड़ी सी ख़राब रास्ते हैं, तो थोड़ा सा इसका भी टेस्ट कर लेते हैं कि ख़राब रास्तों पे कैसे परफॉर्मेंस रहती है। आप देख सकते हैं सामने पूरी तरह से रोड जो है वो ख़राब है, बहुत बढ़िया। मतलब ठीक ठाक गड्ढे में से भी गाड़ी ऐसे निकली जैसे बिल्कुल प्लेन रास्ते पे, प्लेन रोड के ऊपर से निकली हो। और पथरीले रास्ता था वो पूरा, बड़े बड़े पत्थर भी थे नीचे। तो एक्चुअली में जो FDD का काम जो होता है वो पूरी तरह से तो नहीं अपना यूटिलाइज़ कर पाया होगा, लेकिन अगर यही नॉर्मल सस्पेंशंस होते तो नॉर्मल सस्पेंशंस में आपको ज़्यादा अंदर जो है डिस्कम्फर्ट होता या अंदर ठहक अपना कैबिन के अंदर महसूस होता। थोड़ा सा हम कोशिश यही करेंगे कि हम इसको 80-85 की स्पीड पे क्रूज़ करें, और कोशिश करें तकरीबन वापस पहुंचने तक, होटल जब पहुंचे तो हम 50 किलोमीटर के आसपास चला चुके हों, ताकि हम आपके सामने एक माइलेज भी निकाल करके रख सकें कि कितनी माइलेज ये आपको जनरली निकाल करके देती है जब आप सिटी और हाईवे के बीच में क्रूज़ करके चलाते हैं। सिटी में ठीक ठाक ट्रैफिक था, अच्छा ट्रैफिक था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल खाली है, और हम ओवर स्पीडिंग भी नहीं कर रहे हैं और अंडर स्पीडिंग भी नहीं है। हम बिल्कुल एक कोशिश करेंगे कि 80 की स्पीड पे अपनी गाड़ी को जो है वो क्रूज़ करें। तो तकरीबन अभी हम 19 किलोमीटर चला चुके हैं गाड़ी, और माइलेज जो भी निकल के आ रही है वो 10 की माइलेज निकल के आ रही है। ख़राब रोड है आगे सामने बहुत ज़्यादा, बट एक्चुअल में सस्पेंशंस अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे हैं। टाटा के सस्पेंशंस पहले भी काफ़ी अच्छे होते थे, और अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो इन्होंने दी है उसके बाद तो और बढ़िया है। तो आपको अगर चलते हुए रास्ते में कोई ख़ास बड़ा गड्ढा मिल जाए या कोई ख़राब रोड मिल जाए, तो आपको ऑल ऑफ ए सडन ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी गाड़ी ऊपर से बहुत आराम से ग्लाइड कर जाएगी। अभी 20 किलोमीटर में आप देख सकते हैं, एक बार माइलेज दिखाना मंजीत, जूम इन करके दिखाना चाहूँगा कि तकरीबन 20 किलोमीटर चलाने के बाद माइलेज जो है एग्जैक्टली 10.1 की है। इसको हम डबल करते हैं, 20 का 40 करते हैं, और फिर वहाँ देखते हैं कि माइलेज में कितना डिफरेंस आया, बढ़ी है कि कम हुई है। आपको फिर उसके बाद अपडेट पे मिलते हैं। सो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, वापस होटल आ चुके हैं जहाँ से हमने इस ड्राइव को स्टार्ट किया था। तकरीबन 50 किलोमीटर चलाने के बाद इसके सारे इन एंड आउट्स हमने आपके साथ शेयर किए। नो डाउट जो ट्यूनिंग है टर्बो GDI इंजन की, इसकी ट्रांसमिशन के साथ काफ़ी अच्छे से ट्यून किया गया है, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है कंपेयर टू द डीजल इंजन। ये ज़्यादा मुझे लाइटर लगा, इसको चलाने में ज़्यादा मज़ा आया, और नो डाउट कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर है। माइलेज की अगर हम बात करें तो हमने सिटी में तकरीबन इसको चलाया है। मोस्ट ऑफ द जो जर्नी हमारी 50 किलोमीटर की रही है, उसमें से आप मान के चलिए कि 80% जो है वो सिटी में रही है। तो उस हिसाब से जो इसकी माइलेज निकल के आई है वो 10.3 के आसपास आई है, यानी कि 10.5 की एवरेज आई है। आप सिटी में मान सकते हैं, जो कि चंडीगढ़ की जो अब करंट सिचुएशन है वो बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की थी इस टाइम जब शाम को हम लोग निकले हैं, और इनफैक्ट जब वापस भी आए हैं तो हाईवे पे थोड़ा सा खाली ज़रूर मिला। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आप यही 50-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं और 80 to 100 के बीच में क्रूज़ कर रहे हैं,
तो नो डाउट इसकी माइलेज थोड़ी सी ऊपर जाएगी और ये आपको 12 से 13 के बीच की माइलेज जो है वो निकाल करके दे सकता है। डिपेंड अपॉन अगेन कि आप इसको किस तरह से चलाते हैं। ओवरऑल यहाँ पर टर्बो GDI की परफॉर्मेंस अच्छी है और फीचर पैक्ड कार है। एज अ पैकेज अगर हम बात करें तो टाटा सिएरा अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप एक फैमिली कार लेने की सोच रहे हैं, एक डिसेंट कार जिसमें स्पेस भी अच्छा हो, फीचर्स भी अच्छे हों, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और माइलेज भी ठीक ठाक हो, तो हमारा यहाँ पे टर्बो GDI पेट्रोल इंजन के साथ ड्राइव रिव्यू यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके अलावा भी हमने जो है डीजल वेरिएंट का अलग से एक वीडियो किया है, वो आप अगर देखना चाहते हैं तो मैंने जितने भी वीडियोस इस जर्नी के दौरान बनाए हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वो आप जा कर के देख सकते हैं। उसके अलावा हमने इसका कंप्लीट वॉक अराउंड किया है जिसमें सारे फीचर्स के बारे में बात की है। उसके अलावा हमने एक डीजल और पेट्रोल कार को साथ में रख करके एक तरह का एक कंपैरिजन करने की कोशिश की है कि किसके लिए डीजल और किसके लिए पेट्रोल गाड़ी अच्छी रहेगी। तो ये सारे आपको लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको ये पूरी सीरीज़ और जो टाटा सिएरा के ऊपर जो है वो उम्मीद अच्छी लगेगी। एक वीडियो देख लिया है तो बाकी के सारे वीडियोस भी जा कर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज इस तरह का क्वालिटी और बढ़िया कंटेंट हमारे चैनल पे रेगुलरली आता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।